नमस्कार सभी साथियों को। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ासकर उनके लिए जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें 1950 से लेकर 2025 तक जितने सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण जजमेंट है, केसेस है, उसका इसमें मेंशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करिए कि कैसा क्लास लगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और चीज़ प्रोवाइड कर सकूँ और क्लासेस दे सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के। तो भारत जब आज़ाद हुआ, फिर जो संविधान बना, फिर उसके बाद जो 1950 में पहला केस आया सुप्रीम कोर्ट में, वह था लैंड रिफॉर्म से। इसमें 1950 में ए के गोपालन केस था वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ए के गोपालन एक कम्युनिस्ट नेता था। यह केस निवारक नज़रबंदी जो अधिनियम 1950 के तहत हिरासत में लिया गया था कम्युनिस्ट नेता को। इन्होंने मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी। मतलब ये जो ए के गोपालन थे, इनको नज़रबंदी के तहत रखा गया था हिरासत में, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकार का हवाला देते हुए चुनौती दी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि नज़रबंदी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं ना। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे बोला कि निवारक नज़रबंदी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ यदि नज़रबंदी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार की गई थी। कहने का मतलब है कि जो नज़रबंदी अधिनियम में उसको हिरासत में रखा गया है, इसका कोई अधिकार, किसी अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है, बशर्ते कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा अगर किया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल जो 21 है उसको सकृत दृष्टिकोण अपनाया। यहाँ पर ये हाईलाइट करने का है। और फिर उसके बाद दूसरा केस आया चंपक दुराई राजन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। चंपक दुराई राजन केस स्टेट ऑफ मद्रास। यह केस मौलिक अधिकारों के संशोधन, मतलब ये केस जो था चंपक दुराई राजन, यह पहली बार केस ऐसा था जो संविधान संशोधन लाया। पहला संशोधन लाया संविधान में। मौलिक अधिकारों के संशोधन से क्षमता वैधता को चुनौती दी थी इसने। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों पर वरीयता दी जाएगी। अर्थात कहने का है कि जो मौलिक अधिकार जो है वो नीति निर्देशक जो तत्व है उस पर वरीयता, मतलब उसे ऊपर प्रायोरिटी दी जाएगी। यह मामला मद्रास राज्य में जाति आधारित आरक्षण प्रणाली को चुनौती दी थी। वहाँ के एक याचिकाकर्ता, मतलब मेडिकल कॉलेज में प्रवेश से वंचित कर दिया था उनको, क्योंकि वे विशेष जाति से थे। इसीलिए यह मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुँचा और फिर सर्वोच्च न्यायालय पहुँचा। फिर उसने चुनौती दी और जाति आधारित आरक्षण प्रणाली को लेकर थी। फिर याचिकाकर्ता को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था क्योंकि वह विशेष जाति से संबंधित था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला दिया कि मौलिक अधिकार, और अगर डीपीएसपी टक्कर होता है दोनों में तो मौलिक अधिकार को ही सर्वोच्च माना जाएगा, ना कि डीपीएसपी को। मतलब डीपीएसपी के ऊपर मौलिक अधिकार को रखा गया है। फिर तीसरा जजमेंट केस आया 1950 शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय संसद को संविधान के किसी भी हिस्से मौलिक अधिकारों सहित संशोधन करने की शक्ति की पुष्टि की। यहाँ बात ध्यान देने योग्य है। ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से मौलिक अधिकारों सहित में संशोधन करने की शक्ति की पुष्टि की है। शक्ति है उसके पास।
संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया था इसी जजमेंट में, और न्यायालय ने सही ठहराया था कि ये जो संपत्ति के अधिकार को सीमित किया है संसद, ये सही है और इसमें किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। ये हाईलाइट करो। फिर चौथा आया 1960 बेरूवाड़ी यूनियन वर्सेस ऑफ यूनियन मामला। ये बेरूवाड़ी यूनियन केस था। यह मामला भारत पाकिस्तान के बीच एक जमीन विवाद पर आधारित था। इस मामले में यह मामला भारत पाकिस्तान के बीच नेहरू नून समझौते 1958 से जुड़ा था, जिसमें पश्चिम बंगाल के बेरूवाड़ी क्षेत्र है उसको पाकिस्तान को सौंपने का विवाद था। सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 3 जांचा कि वह निष्कर्ष निकाला कि संसद इस आर्टिकल के तहत नेहरू नून समझौते को लागू करने के लिए 9वां संशोधन अधिनियम पारित किया जाए। निर्णय: भारत अपनी भूमि का कोई हिस्सा किसी विदेशी देश को सौंप सकता है, बशर्ते इसके लिए आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन लाना पड़ेगा, ना कि नॉर्मल कानून के द्वारा। फिर पांचवा केस आया 1967 का गोपाल नाथ केस वर्सेस पंजाब। पंजाब में गोपालनाथ परिवार थे। उन्होंने भूमि सुधार कानूनों के तहत अपनी अतिरिक्त भूमि छीने जाने को चुनौती दी थी। शायद उस टाइम इतने सारे लोग पढ़े थे, जो मतलब सुप्रीम कोर्ट में इतने सारे लोग जाते थे, ये सोचने वाली बात है। चुनौती दी, उसमें संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन बताया। मतलब जो पंजाब के गोपालनाथ परिवार था, उन्होंने भूमि सुधार के तहत अपनी अतिरिक्त भूमि छीने जाने को चुनौती दी थी, और उसने बोला, सुप्रीम कोर्ट से बोला कि मेरे संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन है। यह मामला इस बारे में था कि क्या संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है या नहीं। यह पहला मामला है, मतलब ये पूछा गया कि क्या संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने जोर देकर कहा कि आर्टिकल 368 के तहत संशोधन की शक्ति का उपयोग भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए नहीं किया जा सकता। याद रखने वाला फैक्ट है, ये जो गोपालनाथ केस है ना वर्सेस पंजाब, यह पहला केस है जो मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता को उचित ठहराया। और यह शंकरी प्रसाद निर्णय को पलट दिया। जो शंकरी प्रसाद निर्णय था उसमें कहा गया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, इस निर्णय को पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और इसने कहा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए संसद के पास शक्ति नहीं है, क्योंकि यह बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। फिर छठवां केस केशवानंद भारती केस। ये तो अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान के इतिहास में ये केस बहुत पॉपुलर है और बहुत महत्वपूर्ण है। केशवानंद भारती वर्सेस केरला राज्य। यह केस यही धार्मिक लैंड रिफॉर्म से संबंधित था। इसमें संविधान के ये पहला केस है जो संविधान की जो मूल संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसको परिभाषित किया कि संविधान में कुछ बेसिक चीज़ें भी है जो उसको कभी हटाया नहीं जा सकता। यहाँ तक आर्टिकल 368 के तहत भी संविधान संशोधन के द्वारा भी इसको हटाया नहीं जा सकता। यह संविधान की आत्मा है, संविधान का मूल संरचना है जो कभी हटाया नहीं जा सकता। यहाँ इस संविधान की मूल संरचना को परिभाषित किया पहली बात केशवानंद भारती के, और संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन यह बात ध्यान देने योग्य है कि संसद संविधान के किसी भाग में भी संशोधन कर सकती है, बशर्ते जो संविधान की मूल संरचना है उसको संशोधन नहीं कर सकती। अगर ऐसा करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको अवैध ठहरा देगा। फिर सातवां केस आया जजमेंट 1975 में इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण केस। यह केस इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव से संबंधित था। लोकसभा चुनाव मामला है जिसमें राजनारायण ने 1971 के रायबरेली लोकसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जीत को चुनौती दी थी।
जो राजनारायण थे विपक्ष के नेता थे, उस टाइम इंदिरा गांधी के भी अपोजिट थे। और 1971 में रायबरेली से लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने धांधली और सरकारी कर्मचारियों का यूज किया, ऐसा राजनारायण का कहने का है, ना कि मेरा। फिर यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो इंदिरा गांधी का चुनाव था उसको अमान्य घोषित कर दिया। फिर 8वां केस है मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ, 1968 का केस है। यह मामला यह था कि क्या सरकार किसी की स्वतंत्रता का, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छीन सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। इस मामले में सवाल था कि क्या विदेश जाने की स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और सरकार किसी के पासपोर्ट नहीं छीन सकती। यह मामला जो बेसिक था, यह मामला यह था कि जो इमरजेंसी लगा था, तो इमरजेंसी का जो जांच करना था, शाह आयोग जांच बैठाया गया था। उस जांच करने के लिए जनता पार्टी की सरकार ने आयोग बैठाया, शाह जांच आयोग। और उस टाइम इंदिरा गांधी की बहू थी मेनका गांधी, वह विदेश जा रही थी। तो जनता पार्टी की सरकार ने उनकी पासपोर्ट जो था उसको छीन लिया बिना कुछ हवाला देते हुए। तो मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट गई और उन्होंने कहा यह मेरे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है और इसको सरकार ने उल्लंघन किया है। फिर आर्टिकल 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के दायरे को विस्तारित किया है। यह जो मामला है, पहली बार ये आर्टिकल 21 जो है और विस्तार किया सुप्रीम कोर्ट ने। और आर्टिकल 14, 19 व 21 को जोड़ा गया। अर्थात जो मेनका गांधी गई थी, ये केवल आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं था, इसमें आर्टिकल 14, 19 व 21 का भी था। यह बहुत महत्वपूर्ण है केस। और 9वां केस है 1980 का मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कर्नाटक की मिनर्वा मिल्स की सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया कंपनी ने इस अधिग्रहण को चुनौती दी। अर्थात कर्नाटक की मिनर्वा मिल्स की सरकार थी और एक कंपनी थी, उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया था वह चुनौती दी कि अधिग्रहण हो रहा है और संसद के संशोधन करने की शक्ति को सीमित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में संसद के संशोधन करने की शक्ति को सीमित कर दिया और न्यायिक समीक्षा जो है, जुडिशियल रिव्यू, इसको और मजबूती दिला और मूल ढांचा जो है उसको और मजबूती मिला। और 10वां आया 1981 का वामन राव केस। यह मामला संविधान की 9वीं अनुसूची में रखे गए कानूनों से संबंधित था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद निर्णय की तारीख से पहले 9वीं अनुसूची में रखे गए कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए चुनौती नहीं दी जा सकती। यह बात ध्यान देने योग्य है कि न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 से पहले जो 9वीं अनुसूची में कानून है उस पर चुनौती नहीं दी जा सकती। और उससे 1973 जो केशवानंद भारती का निर्णय था, 1973 से बाद जो 9वीं अनुसूची में कानून है उसके तहत चुनौती दी जा सकती है और मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन उस तारीख के बाद किए गए संशोधन की अदालत समीक्षा की जा सकती है। अर्थात कि अगर 1971 के बाद अगर कोई 9वीं अनुसूची में कानून रखा गया है और वह फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। फिर 11वां केस 1985 का ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। यह नगर निगम से संबंधित था। इस मामले में बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा झुग्गी झोपड़ियों और फुटपाथ आवासों की बेदखली और तोड़फोड़ को चुनौती दी। मतलब जो बॉम्बे नगर निगम है, जो मुंबई में नगर निगम है, वह झुग्गी झोपड़ियों और फुटपाथ जो आवास था उसको तोड़फोड़ कर रही थी, तो इसमें चुनौती दिया गया।
सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जीविका का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है और यह उल्लंघन है आवास छीनना। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि आवास छीनना और आजीविका का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है और इसके तहत झुग्गी झोपड़ियों को अवैध से हटाया नहीं जा सकता। फिर 12वां केस आया शाहबानो बेगम केस। यह मामला तलाक के बाद एक मुस्लिम महिला के लिए गुजारा भत्ता से संबंधित था। शाहबानो केस, यह मामला समझो, यह मामला तलाक के बाद एक मुस्लिम महिला के गुजारा भत्ता से संबंधित था। यह शॉर्ट फॉर्म में गए तो तलाक से संबंधित था। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि मुस्लिम महिला के गुजारा भत्ता के अधिकार को बरकरार रखा जाएगा। मतलब जो उसका गुजारा भत्ता है तलाक के बाद उसको बरकरार रखा जाएगा। और कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता 1963 सभी नागरिकों पर लागू होता है। मतलब जो दंड प्रक्रिया संहिता है 1973 का, वह सभी नागरिकों पर एक समान लागू होता है, चाहे किसी भी धर्म से संबंधित हो, उनका धर्म कुछ भी हो। हालांकि इसमें मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 जो है लागू हुआ, जिससे निर्णय के प्रभाव को आंशिक रूप से कम कर दिया। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, यह मामला मंडल आयोग से था और मंडल आयोग आपको पता होगा यह बहुत पॉपुलर है। मंडल आयोग, यह मामला मंडल आयोग के से नाम से जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने मंडल आयोग द्वारा आर्टिकल 16(4) के तहत अनुशंसित अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा और क्रीमी लेयर को बाहर रखा और यह भी माना कि कुछ आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। 1994 में था। अर्थात सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब था कि जो ओबीसी है उसको 27% आरक्षण दिया जाएगा और 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। और यह मामला इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के नाम से जाना जाता है 1994। 14वां है एस.आर. बॉम्बई केस वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में अगर कोई दुरुपयोग करता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। अर्थात कहने का यह है कि अगर राष्ट्रपति किसी स्टेट में इमरजेंसी लगाती है, राष्ट्रपति शासन लगाती है और अगर वह अवैध तरीके से लगाया गया है तो सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। फिर 15 केस आया डी.के. बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। यह मामला भी गिरफ्तारी से संबंधित था, हिरासत से। यह मामला पुलिस हिरासत में व्यापक हिरासत, हिंसा और मौतें के बारे में था। हिरासत में हिंसा को रोकना और गिरफ्तार व्यक्ति के मानव अधिकारों की रक्षा करना आर्टिकल 21 का उल्लंघन बताया। 16वां मामला है आर. राजगोपालन वर्सेस तमिलनाडु राज्य 1994। आर. राजगोपालन एक मैगजीन के संपादक थे। तमिलनाडु की जेल में बंद एक अपराधी ने अपनी आत्मकथा लिखी। किताब में कुछ पुलिस अधिकारियों व नेताओं के नाम लिए थे। तमिलनाडु सरकार ने कहा इसे छापा नहीं जाएगा क्योंकि इससे अधिकारियों की छवि खराब होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने जजमेंट दिया कि सरकार पहले से पब्लिशन पर रोक नहीं लगा सकती अगर जानकारी में है, जैसे कोर्ट रिकॉर्ड एफआईआर, जेल रिकॉर्ड तो छापा जा सकता है। प्राइवेसी को, अर्थात कहने का मतलब है कि पहली बार इस जजमेंट में प्राइवेसी को आर्टिकल 21 में रखा गया। और 17 केस विशाखा बनाम वर्सेस राजस्थान राज्य 1997। यह मामला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित है। पृष्ठभूमि राजस्थान की भंवरी देवी नाम की महिला सरकारी वोमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम में काम करती थी। जो सरकारी वोमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है उसमें एक महिला भंवरी देवी थी, वो काम करती थी। उनका काम था बाल विवाह रोकना। 1992 में उन्होंने एक गांव में बाल विवाह रोकने की कोशिश की। गांव के लोग नाराज हुए। बाल विवाह रोकने की वजह से गांव के लोग जो थे वह नाराज हुए और बदले में भंवरी देवी के साथ सामूहिक बलात्कार किया। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि यह आर्टिकल 14, 19
और 21 का उल्लंघन है। कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस जारी किया। मतलब यह पहला जजमेंट है और पहली बार यौन उत्पीड़न, महिला यौन उत्पीड़न की कानून की नींव रखी है और हर स्कूल में, कॉलेज में लागू हुई। महिला यौन उत्पीड़न की कानून नींव पड़ी और हर स्कूल कॉलेज में इसको लागू करने का आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने। IR कोहल्लो बनाम तमिलनाडु राज्य, 18वां मामला है IR कोहल्लो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007। तमिलनाडु सरकार ने कुछ भूमि सुधार कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया था। इसलिए डाला ताकि जुडिशियल रिव्यू ना हो सके। 9वीं अनुसूची में डालने का मतलब था कि इस कानून को पूरी तरह न्याय समीक्षा से बचा जा सकता है, लेकिन कोर्ट ने जजमेंट दिया और कहा ऐसा नहीं हो सकता बच्चा। अगर कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और कोर्ट उसको अवैध ठहरा सकता है। यानी 9वीं अनुसूची भी पूरी तरह सेफ जोन में नहीं है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशियल रिव्यू पावर है इसको और विस्तार दिया है। फिर 19वां केस 2013 में नोट निर्णय केस है। मतलब ये नोट निर्णय केस मतलब ये मतदान से संबंधित है। नोट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने मतदान को सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने का अधिकार दिया और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ा। देखो ये जो नोटा निर्णय केस जो है ना, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है इसको और विस्तार दिया। अगर यूपीएससी मेंस में पूछता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कितना विस्तार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, कितना सफल हुआ है, तो ये सब एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं, आपका आंसर बहुत परफेक्ट दिखेगा। तो इस पहली बात तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को विस्तार किया और दूसरी बात कि जो मतदान करते हैं, मतलब मतदान करना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है और उम्मीदवार मतलब जो उम्मीदवार है मतदान करने का यह स्वीकार या अस्वीकार, बात को ध्यान से सुनो, स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है और यह अधिकार कोई मामूली अधिकार नहीं है। यह अधिकार आर्टिकल 21 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आ रहा है। यह बात ध्यान देने योग्य है, इसको याद रखना। और फिर 20वां केस आया राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ। यह केस 2014 में था और ट्रांसजेंडर जो होते हैं LGBT कानून ट्रांसजेंडर व्यक्ति को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी। जो भारत में ट्रांसजेंडर है, मतलब भारत में 2 ही जेंडर के लोग को मान्यता था, एक मेल और फीमेल। फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक निर्णय था और पहली बार ट्रांसजेंडर को लिंग के रूप में मान्यता दी और सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि उन्हें अल्पसंख्यक के रूप में माना जाए और नौकरी, शिक्षा आदि में आरक्षण का विस्तार किया जाए। ध्यान देने योग्य बात है, नौकरी, शिक्षा आदि में आरक्षण का विस्तार किया जाए। कोर्ट ने हर व्यक्ति को अपनी जेंडर खुद चुनने का अधिकार है। ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि कोर्ट ने पहली बार ऐसा निर्णय दिया कि कोई भी व्यक्ति अपना जेंडर खुद डिसाइड कर सकता है। अपना जेंडर मतलब मैं क्या हूँ, मेल हूँ, फीमेल हूँ, ट्रांसजेंडर हूँ, क्या हूँ, वह खुद डिफाइन कर सकता है। और यह 14, 15, 16 व 21 आर्टिकल से सुरक्षित बताया और यह फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आ रहा है। फिर 21वां केस एक है, यह सयारा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। यह 3 तलाक से जुड़ा है। यह केस 3 तलाक से थे और कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर मुस्लिम महिलाओं की समानता और गरिमा के अधिकार को मजबूत किया और आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन था। मतलब जो मुस्लिम में एक परंपरा है ना कि 3 तलाक, अगर बोल दो कि तलाक, तो शादीशुदा जो औरतें हैं वो शादी कट जाते हैं, मतलब तलाक मिल जाता है। तो उस सायारा बानो थी, वो सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको, ये जो 3 तलाक है इसको अवैध घोषित कर दिया और इसके तहत समानता और गरिमा के अधिकार को मजबूत किया। और ये जो 3 तलाक था, ये 14 और 21 जो आर्टिकल है इसका उल्लंघन बताया था। फिर 22वां
निजता का अधिकार 2017। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारतीय संविधान द्वारा संरक्षित और मौलिक अधिकार घोषित किया। और अनुराधा भसीना बनाम भारत संघ और अन्य 2020 में सॉरी 23वां केस अनुराधा भसीना बनाम भारत संघ और अन्य 2020 का केस है। यह मामला आर्टिकल 370 के निरसन के बाद जम्मू और कश्मीर में संचार और मीडिया पर प्रतिबंधों से संबंधित था। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इंटरनेट तक पहुंच अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यापार का अभिन्न हिस्सा है और शटडाउन को आवश्यकता और समानुपात के परीक्षण को पूरा करना होगा। अभी लास्ट है 24वां लास्ट है, द स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। अप्रैल 2025 सुप्रीम कोर्ट ने मतलब जो गवर्नर और जो राज्य में गवर्नर और सीएम है, अगर विधानसभा में कोई बिल आता है तो गवर्नर का उसमें सिग्नेचर चाहिए और गवर्नर उसको राष्ट्रपति के पास भेज सकता है विचार करने के लिए क्या है बिल जो है सही है या फिर अवैध है। फिर ये जो गवर्नर है उसको मतलब ये मतलब नहीं कि वो बिल पर कोई रिस्पॉन्स ना दे और वो 3 महीने या फिर 4 महीने के लिए रख ले, ऐसा नहीं है। अगर दोबारा विधानसभा उस बिल को फिर से गवर्नर के पास भेजती है और फिर गवर्नर जो है वह फिर भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो गवर्नर को रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। फिर एक बार थ्योरी पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि विधानमंडल द्वारा फिर से पारित किए गए बिल के बाद राज्यपाल अपनी सहमति रोक नहीं सकता और राज्यपाल को सहमति देना अनिवार्य है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो आपको ये क्लास कैसा लगा एवरीवन, कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, मैं उस पर बना कर दूँगा। कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम ग्रुप का चैनल डाल दूँगा लिंक, और उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको एक PDF मिल जाएगा। सो थैंक यू, अपना ध्यान रखो।